वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, शिवसेना के बाद एनसीपी में फूट, शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। अजीत पवार ने ली मंत्री पद की शपथ। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार को 19 से ज्यादा विधायकों का समर्थन। छगन भुजबल ने भी ली मंत्री पद की शपथ। दिलीप वलसे पाटिल ने भी ली मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें 9 विधायकों ने शपथ ली है मंत्री पद की। खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे या अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही व त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आपको बता दें महाराष्ट्र में इस समय जो है सियासी भूचाल मचा हुआ है। एनसीपी के एक दिग्गज नेता अजीत पवार जो कि काफी लंबे अरसे से राजनीति के क्षेत्र में थे, एनसीपी में थे, उन्होंने अब एनसीपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अचानक से अपने बंगले पर एक बैठक करते हैं, उसके बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और अचानक से जो है उलटफेर होता है। एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचते हैं और तस्वीर आप सामने की बयान होती है, देख सकते हैं कि अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 9 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दी गई। आपको बता दें विधायकों में छगन भुजबल, हसन मुंसिफ, धर्मराव बाबा, दिलीप वलसे सहित 9 जो विधायक शामिल हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो बोल सकते हैं कि 2024 के पहले एक बार फिर से महाराष्ट्र में खेला हुआ है। जी हां, लगातार महाराष्ट्र में राजनीति जो है चरम पर चली आ रही थी। आपको बता दें कि शरद पवार ने जैसे ही राष्ट्रीय अपनी टीम का गठन किया था और जैसे ही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था, तभी से जो है और इस खबर पर हमारे साथ जो है एनसीपी प्रवक्ता जमाल शेख हमारे साथ जुड़ गया है। जमाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका INS 24/7 में। महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 के पहले खेला हो गया, क्या कहेंगे? ये नाराजगी किस बात की थी जो अजीत पवार ने एनसीपी का दामन छोड़ के अब बीजेपी के हो गए हैं? नहीं, ये तो केंद्रीय यंत्रणा का दबाव है और ऑपरेशन लोटस के तहत सारा काम हो रहा है। इसमें हमारे आदरणीय पवार साहब का कोई सहमति नहीं है और कार्यकर्ताओं को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। जो कुछ भी हुआ है ये समझ लो एक राजकीय भूकंप है और आगे जो पार्टी का निर्णय होगा उस तरीके से हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा लोटस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन आप अपने खुद नेताओं को मना नहीं पाए, खुश नहीं कर पाए, इसलिए अजीत पवार को एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। नहीं, देखिए हर आदमी की सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती, हर एक की इच्छा होती है, लेकिन जहां तक का पार्टी को सबको लेके चलने का सवाल है तो पवार साहब उस तरीके से पार्टी को चला रहे थे। अब अगर उसके ऊपर उनको समाधान नहीं था तो उन्होंने जो भी कदम उठाया देखेंगे उसके लिए आगे हमारे पार्टी की तरफ से क्या आदेश आते हैं। जमाल जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से आपकी राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ था वहां पर अजीत पवार की कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उसी के चलते जो अजीत पवार नाराज आ रहे थे, बार बार उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी, एक अल्टीमेटम भी दिया था पार्टी को, लेकिन अल्टीमेटम तक भी पार्टी ने, एनसीपी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की है और ना ही कोई बड़ी तवज्जो देने की कोशिश की और यही नतीजा रहा है कि उन्होंने एनसीपी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, मैं नाराजगी तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी विरोधी पक्ष नेता की पवार साहब ने दी हुई थी और एक साथ में कई जवाबदारी लेना पार्टी के लिए भी हानिकारक होता है, इसीलिए उनको वो जो भी विरोधी पक्ष का भूमिका थी वो निभाने के लिए उनके ऊपर जवाबदारी थी। अब उन्होंने ये जो निर्णय लिया उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें तो हम लोग भी कुछ कार्यकर्ताओं को भी विश्वास में नहीं लिया गया है।
और जमाल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी गंगासागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खेला हुआ है। बात की जाए तो यहां पर जो अजित पवार है वह एनसीपी को छोड़कर अब बीजेपी के साथ मिल गए, एकनाथ शिंदे सरकार के साथ मिल गए और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है। क्या कहेंगे, 2024 के चुनाव के पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला हुआ है? बिल्कुल कपिल, देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कोई एक दिन का नहीं है। इसकी जो पृष्ठभूमि है बहुत पहले से ये देखी जा रही थी। इस वक्त चूंकि आपके साथ जमाल शेख जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर आपके साथ वो लाइन पर बने हुए हो तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जमाल जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जमाल जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और शरद पवार यहां पर मौजूद नहीं है, तो क्या ये माने कि जितने बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं राजभवन में, तो क्या मौन सहमति से माने शरद पवार की? क्योंकि इससे पहले खबरें ये भी आई थी कि जो आपका महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है उससे एनसीपी बाहर निकलना चाहती है। नहीं, एनसीपी महाविकास आघाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहती है, क्योंकि ये पवार साहब की स्पष्ट भूमिका है और उन्होंने ही महाविकास आघाड़ी का गठन किया है। तो हमने ही जब अगर महाविकास आघाड़ी बने तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? लेकिन ये जो आज घड़ा मुड़ी हुई है महाराष्ट्र की, ये सारा मतलब जो भी है ये अजीत दादा ने अपने तरीके से किया। इसमें पवार साहब की कोई सहमति नहीं है। लेकिन अजीत पवार के अलावा जो बड़े नेता शामिल हुए हैं, छगन भुजबल भी वहां पर मौजूद है। साथ साथ छगन भुजबल भी जिन्हें अपनी शपथ ले ली है, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे जी, इसके अलावा अदिति तटकरे, साथ ही साथ यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल के भी राजभवन में मौजूद होने की बात कही जा रही है। तमाम लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम हैं जो कि शरद पवार जी के बहुत करीब भी है। ऐसे में कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि जाहिर तौर पर ये आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले समर्थन से वापस हटते हैं, आप महाविकास अघाड़ी बनाते हैं और एकाएक इस तरह से एक बड़ा फैसला, क्या फिर से हम ये माने कि शिवसेना जिस तरह से अलग हुई है, कुछ उसी राह पर अब एनसीपी का भी आगे का जो भविष्य है वो दिखाई दे रहा है? अब उसके ऊपर तो मैं अभी फिलहाल तो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हमारे वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आदरणीय पवार साहब का जो भी निर्देश आदेश नहीं आता है, जब तक। लेकिन जो हालात आज दिख रहे हैं उसी तरीके दिख रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ के अलग थलग करके सरकार बीजेपी ने बनाई, उसी तरीके से ये दूसरा ऑपरेशन लोटस राष्ट्रवादी के साथ किया जा रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जमाल शेख जी, इसके पहले भी अजित पवार का जो झुकाव था वो हमने देखा बीजेपी की तरफ था। ऐसे में क्या अंदर खाने आपके संगठन के अंदर इस बात को लेकर जरा भी भनक नहीं लग पाई कि इस तरह से अंदर कुछ चीजें चल रही? क्योंकि ये एक दिन की तो बात नहीं होगी, एक लंबी पटकथा इसके पीछे रही होगी, तभी जाकर इस तरह की बातें सामने आई है। इसके पहले भी बीच में खबरें आई थी, उस वक्त जब मुलाकात हुई थी देवेंद्र फडणवीस जी से, उस वक्त भी कहा गया था कि अजीत दादा जो है वो सिर्फ एक सामान्य मुलाकात करने गए, एक ये शिष्टाचार भेंट है। ये देखिए, ये तो जग जाहिर है, क्योंकि जब 2019 में भी अर्ली मॉर्निंग में जब शपथ विधि हुई थी, तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि अजीत पवार जी का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ है। उसी के देखते हुए ही हम लोग पिछले 4 साल से जो है राष्ट्रवादी को अपने तरीके से मजबूती से पवार साहब लेके चला रहे, और इसी वजह से ही जो कुछ मतभेद पैदा हुए इसी वजह से, और आज जो सामने आया है रिजल्ट वो इसी मतभेद का ही एक वो है। मतभेद आपका सामने आया, वो बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन चूंकि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है, शरद पवार चूंकि राजनीति में एक उनका एक ऐसा नाम है, उनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो क्या इस तरफ हम नहीं जाए, इस तरफ क्या हम नहीं सोचे इस पहलू से कि कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी एक मौन सहमति और इसलिए भी ये जो घटनाक्रम है ये दिखाई दे रहा है? क्या इस पर कोई कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं? कुछ इस दिशा में कोई बातचीत आपके संगठन के किसी बड़े मंत्री से या बड़े अधिकारी से, संगठन के किसी बड़े पद के नेता से बातचीत हुई आपकी? फिलहाल तो अभी किसी से बात नहीं हुई है। जैसे ये जिस तरीके से 2019 में ये हुआ था आनंद फानन में, उसी तरह से ये जो आज की शपथ विधि भी आनंद फानन में ली हुई है, ये किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अब जो हमारे बाकी के जो वरिष्ठ नेता है, जयंत पाटिल साहब है और भी है, वो पवार साहब के साथ बैठ के, सुप्रिया ताई है, वो लोग निर्णय लेंगे और उसके बाद हम लोगों को बताएंगे आगे क्या हमें करना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इस पर जानकारी दे रहे थे एनसीपी के नेता, बता रहे थे वो कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जब अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें समझे, तो जब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बनी है उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो एनसीपी है वो भी दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। उस वक्त भी 2019 में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए थे और रातों रात घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद फिर से वापस वो एनसीपी में शामिल हुए। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर ऐलान किया गया शरद पवार की तरफ से, उसके बाद से इस पूरे एक महत्वाकांक्षा ने बल पकड़ा, जो कि अजीत पवार पहले से ही ये चाहते थे, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था और शायद इसलिए भी ये बड़ा कदम वो उठा पाए हैं और बड़ा कदम उठाने के लिए उन्होंने सोचा है। बिल्कुल सनी, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर हम बात करें सनी, तो ये कोई ऐसा पहला वाक्य नहीं है जब अजीत पवार की नाराजगी सामने आई हुई। बात ये भी कही जा रही है कि जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो नेता प्रतिपक्ष बनने के मूड में नहीं थे। वह बार बार महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ जो पद होता है, जो एक मुख्य पद होता है, यानी बात करें तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक थे। जिस पद पर जो बात की तो जयंत पाटिल पिछले 5 साल से इस पद पर हैं, उस पद की मांग करते रहे हैं, लेकिन बार बार मांग करने के बावजूद भी उनको यह पद नहीं दिया गया, उनकी महत्वाकांक्षाओं का दमन किया गया। क्या यही वजह है कि उन्होंने अब एनसीपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? सनी, बिल्कुल, देखिए कपिल, दरअसल ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जो पृष्ठभूमि वो अभी से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। क्योंकि एनसीपी में भतीजे के तौर पर उनकी एक पहचान है, चाचा भतीजे की जोड़ी कही जाती है और शरद पवार के बहुत नजदीक भी है सुप्रिया सुले, और वो दोनों भी नजदीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बनाया गया, प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया, इस बात से वो नाराज थे, आहत थे इस बात से वो कि उनको जो एक पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नेता विपक्ष वो थे सदन के अंदर, जो कि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। ऐसे में उनका एक जो दूसरा पहलू था रणनीतिक तौर पर वो ये था कि संगठन के जो कामकाज है उस पर वो पकड़ बनाना चाहते थे, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखना चाहते थे, ताकि कल को अगर इस तरह का कोई अगर मुखालफत होती है तो उस स्थिति में वो पार्टी में जिस तरह से शिवसेना में हुआ उस तरह से अपनी एक आवाज बुलंद कर सके और अपने साथ लोगों को जोड़ सके। इसके पहले 29 विधायकों के समर्थन की बात सामने आई थी, लेकिन आज 18 विधायक। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें 2024 के पहले जो है महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। बता दें कि यहां पर एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है। उनके साथ 9 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं 2024 के पहले जो है एनसीपी को बड़ा झटका लगा और यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार जो हमारे सहयोगी सनी गंगा सागर जुड़ी हुए है। बिल्कुल कपिल, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ताकत है उसमें इजाफा हुआ है और बीजेपी अब आने वाले समय के लिए और ज्यादा मजबूत हुई है। सनी, बात की जाए अगर यहां पर तो जिस तरह से आपको ये भी बता दूं मैं कि अब तक के जी सनी जी कंटिन्यू जी, अब तक के जिस तरह से हम देख रहे थे कि दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर थे। एनसीपी पर बीजेपी के जो नेता है वो आरोप लगा रहे थे, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था और ऐसे कई मामले हैं जो कि जिसको लेकर बार बार बीजेपी सवाल पूछती रही है। सुमित किरैया जो वहां के मंत्री नेता है बीजेपी के, उनकी तरफ से भी आपको बता दें कि एनसीपी के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। यहां तक कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अब वो खुद ही मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सत्ता के अंदर या राजनीति के अंदर सब कुछ वाजिब है। जब समय परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती है तो सारी चीजें अपने आप यहां वाजिब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है इससे महाराष्ट्र का जो भविष्य है उस पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट अलग हो चुका है। एक अलग तरीके से उनका एक कहना चाहिए, पहले ही वो अलग थे लेकिन अब और ज्यादा उनकी शक्ति कमजोर हुई है, ताकत कमजोर हुई है और साथ साथ एनसीपी भी अब कमजोर होगी। लेकिन हो सकता है भविष्य में शरद पवार इसमें कुछ और बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि अभी ये खेल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या टर्निंग पॉइंट्स आएंगे ये देखना और समझना होगा।
सनी, जिस तरीके से जमाल शेख साहब कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये पूरा कारनामा खेला गया है, क्या लगता है कि जमाल साहब की बात में कितनी हकीकत है? ये अजीत पवार की व्यक्तिगत नाराजगी देखें, चाचा से नाराजगी थी इस वजह से वह बीजेपी में गए हैं, या फिर बीजेपी की करामात जिस तरह से जमाल शेख कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम यहां पर दिया गया है, तो क्या कुछ तस्वीर नजर आती है एनसीपी के बयानों में और हकीकत में? सनी। कपिल मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से अभिमन्यु शितोले जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे सीधा रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसको कैसे समझे, कैसे इसको देखा जाए और आने वाले भविष्य के लिए क्या संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम बहुत अपेक्षित था। जिस समय अचानक अजीत पवार के साथ ये उस तरह का घटनाक्रम नहीं था, ये पूरी तरह कैलकुलेट घटनाक्रम है। एनसीपी डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। शरद पवार पूर्ण राष्ट्रवादी सोबत आहे का? काम करत नाही, राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे। शितोले जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हेलो, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि ये सारा घटनाक्रम जो है वो बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है। ये बीजेपी के भीतर भी, एनसीपी के भीतर भी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के भीतर भी सबको इस चीज का अंदाजा था। और जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बयानबाजी हो रही थी, ये भी उसी रणनीति का हिस्सा था कि आप देखें जिस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी का नेतृत्व दूसरे लोगों पर छोड़ने की जो बात की थी, कहीं ना कहीं ये पार्टी के भीतर ये कंसेप्ट किया था। एनसीपी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो इस समय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और एनसीपी में ये बड़ा दबाव था, लंबे समय से दबाव चल रहा था कि हमको सरकार के साथ जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। और शरद पवार पहले इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अंततः उन्हें भी अपनी पार्टी नेताओं के सामने झुकना पड़ा, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि इस नए मंत्रिमंडल में शरद पवार के जो तमाम कई पुराने साथी हैं, वे भी अजीत पवार के साथ गए हैं। हसन मुश्रीफ गए हैं, छगन भुजबल गए हैं, दिलीप वलसे पाटिल गए हैं। ये सारे ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार से ज्यादा शरद पवार के नेतृत्व को प्राथमिकता देते थे। बिल्कुल, लेकिन शितोले जी, क्या ये माने कि इसमें शरद पवार की सहमति और इसीलिए इस तरह से उन्होंने इन सभी को जाने दिया? क्योंकि एक बयान अब ये भी आ रहा है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी अजीत पवार की तरफ से, दरअसल उन्होंने ये व्यक्तिगत तौर पर बुलाई थी और संगठन की तरफ से ये बैठक नहीं बुलाई गई थी। निश्चित तौर पे जब ये सुबह अजीत पवार के बंगले पे बैठक हो रही थी तो ये प्रचारित किया गया कि एनसीपी में जो अजीत पवार ने संगठन में नेतृत्व देने की बात की थी, उसी को लेकर के बैठक है। और ये जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर बैठक है। लेकिन जो लोग एनसीपी की राजनीति को समझते थे वे जान रहे थे कि इस तरह की बैठकों का हासिल क्या होता है। और आप ये देखेंगे कि शरद पवार इस पूरे मामले में लगभग अलिप्त से रहे हैं। और जिस तरह से मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर केंद्र की सरकार में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है उसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और 1-2 नेता और बदल सकते हैं, वे एनसीपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि इसे एनसीपी की टूट कहने से ज्यादा ये है कि एनसीपी अब बीजेपी के साथ चली गई है। तो कुल मिलाकर आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एनसीपी अब बीजेपी के साथ चली गई है। कहीं ना कहीं मौन सहमति इसमें शरद पवार की दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आगे वो आने वाले वक्त में इस बात को लेकर अपना पक्ष भी रखे और वो ये कहे कि हम चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाए या उनके साथ हम बने रहे। लेकिन फिर इसके बाद महाविकास आघाड़ी जो बनी है उसका क्या होगा? देखिए, महाविकास आघाड़ी तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का। उस महाविकास आघाड़ी का कोई मतलब नहीं था। महाविकास आघाड़ी तो उसी दिन कमजोर हो गई थी या बेईमानी हो गई थी जिस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बड़ी बगावत हो गई थी। महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो शिवसेना थी। जब वही टूट गई थी तो उसके बाद 54-56 विधायक जिसे शरद पवार इस महाविकास आघाड़ी को इतना जल्दी डिसॉल्व नहीं करने चाहते, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व हो जाती, उसी वक्त अगर हो जाती तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता पर सवाल लगता। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरह से एक एक कदम धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने परसों जब कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरी गूगली पर आउट हो गए थे, उसी समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब मैं भी गूगली डालूंगा। तो ये तय था कि अंदर खाने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा था। जो लोग समझ रहे थे उन्हें इस चीज के संकेत मिल रहे थे। हमारे पास कल ही एक खबर आ गई थी कि अजीत पवार जो है जल्द ही शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये आज ही मतलब छुट्टी को, रविवार को छुट्टी के दिन ही हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल। तो इसमें अब आगे किस तरह से नया मोड़ आ सकता है आगे, क्योंकि एनसीपी की तरफ से इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी या एनसीपी का जो संगठन है उसको अप्रूवल कहीं से लेने की जरूरत नहीं है? किस तरह से इसको तकनीकी तौर पर हम समझे? शीतोले जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए दोबारा से हम संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। शीतोले जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तुम्ही क्या व्यक्तिशी बोल। शीतोले जी, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ है, अब चूंकि लगभग 18 विधायक अजीत पवार के साथ है, तो अब इसमें जो एनसीपी की जो भूमिका होगी, संगठन की जो भूमिका होगी, क्या इसके लिए उनको कहीं से और अप्रूवल निर्वाचन आयोग से या इस तरह से लेने की जरूरत होगी या कोई और इसको लेकर? सर, तो आने वाले मुझे भी एयरपोर्ट पे जाना है। मुझे केंद्र भी साथ में जुड़ेंगे? वो तो मोदी साहब का निर्णय रहेगा, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। राज्यसभा में सांसद एनसीपी के, क्या उन्होंने आने की बात कुछ की है? देखिए, हमारे तो मंत्री बनने वाले इतने हैं, मुझे मालूम है। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। वो जो पेपर में आता है वो तो मोदी साहब के ऊपर है, हमारे पास जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। बता दें आपको, महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है। बात किया है तो अजीत पवार ने एनसीपी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और महाराष्ट्र के वह नए डिप्टी सीएम बन चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सियासत छिड़ी हुई है। बात किया है तो पहले जो है शिवसेना गुट अलग हुई और अब बात किया तो एनसीपी में बगावत के उस पर अख्तियार हो गए हैं। और अजीत पवार जो कि नेता प्रतिपक्ष थे महाराष्ट्र विधानसभा में, उन्होंने एनसीपी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। राजभवन में आपको बता दूं उनके साथ 9 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें छगन भुजबल समेत तमाम जो दिग्गज हैं शामिल हैं।
हसन मुशनिफ, धर्मराव बाबा, दिलीप वलसे समेत तमाम जो 9 विधायक थे उनको भी मंत्री पद की शपथ दी गई है। कहीं न कहीं यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि लंबे समय से अजीत पवार जो है एनसीपी से और शरद पवार अपने चाचा से नाराज चल रहे थे। बात की जाए तो जब से शरद पवार ने अगर बात किया तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तभी से लेकर जो है ये घमासान जारी था। हेलो, क्या नाम है? हामिदा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हामिदा जी, आप आईएनएस से हम बात कर रहे हैं। आपसे सवाल यही है जी, आपसे सवाल यही है कि जिस तरह से एनसीपी में ये एकाएक घटनाक्रम हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और एनसीपी में आप किसको अपना समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एनसीपी में भी अब 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, जैसे कि आज हमारे भारत देश में क्या चल रहा है, यहाँ की जनता बखूबी जान रही है इस बात को। और जिस तरीके से तोड़ जोड़ की राजनीति ये जो बीजेपी का करता धरता है, उसी तरीके से ये लोगों ने, अब रिक्शा वाला महाराष्ट्र में आया है तो पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, अब रिक्शा वाले की सरकार बन गई है, क्योंकि अब 3 जन आ गए तो 3 व्हीलर आ गया है। और हमारे आदरणीय हमारे जो पवार साहेब ने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरा समर्थन नहीं है। मतलब हम जैसे कार्यकर्ता जो है, हम किसी भी सरकार के साथ में या अजीत पवार जी के साथ में नहीं जाएंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर पवार साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन आप पवार साहब के साथ खड़े, पवार साहब को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे में पवार साहब को ये पता नहीं चल पाया, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अजीत पवार के बारे में, इतने बड़े उनके स्टेप के बारे में उनको जानकारी नहीं हुई, या वो जानना नहीं चाह रहे थे, या उनकी मौन सहमति थी। हम कैसे इसको समझे? क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा सर? अभी आप मुझसे सवाल क्या करने वाले, नेक्स्ट सवाल तो मैं थोड़ी ना उत्तर आप संगठन के अंदर जी, आपके मन में क्या चल रहा है। संगठन की एक विचारधारा होती है और वो विचारधारा के खिलाफ अगर कोई जाता है तो हमारा समर्थन उनको नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की बात हो रही है संगठन के अंदर? कार्रवाई का मतलब ही नहीं, जब कोई हमारी पक्ष में रहना ही रहेगा नहीं तो हम उस पर कार्रवाई क्या करेंगे? अगर पक्ष में रह के वो विद्रोह करते हैं या कुछ करते पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई या इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं, वो तो कार्रवाई के लायक ही नहीं रहे ना अभी। अगर ये तरीका आप आजमाते हैं, आज तो उनके भतीजे वो अपने आप को बोलते हैं वो, और भतीजे होके चाचा के साथ गद्दारी करते तो देश के साथ में क्या वफादारी करेंगे? जब जो शिंदे सरकार जो बनी हुई है, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के साथ में गद्दारी की है, और आज ये गद्दार लोगों को सबक महाराष्ट्र की जनता ही सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हामिद शेख जी, इस पूरी जानकारी के लिए। बताइए, लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में बगावती सुर जो अख्तियार चल रहे हैं। पहले शिवसेना गुट में दगाबाजी हुई, 2 धड़ बने। अब एनसीपी नेता जो अजीत पवार, उन्होंने भी एनसीपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ भी उन्होंने ले ली है। सनी, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें,